Recently, India and EU have concluded mother of all deals. We will discuss about provisions and benefits of it for both. Second thing, why now? ये अभी क्यों हुआ? हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग देखेंगे इंडिया EU के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है और बहुत सारे और जो भी पैक्ट साइन किए गए हैं उनके प्रोविजंस क्या हैं और उनके बेनिफिट्स क्या हैं। सेकेंड थिंग, ये अभी क्यों हुआ? क्योंकि एज वी नो ये 20 साल से स्टॉप एंड गो नेगोशिएशन चल रहे थे। 2007 में स्टार्ट किया गया था और करीब 20 साल लग गए इसको कंक्लूड करने में। तो ये अभी ही क्यों साइन हुआ ये भी हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं मदर ऑफ ऑल डील्स, जो इंडिया और EU ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। सेकेंड थिंग, डिफेंस एंड सिक्योरिटी पैक्ट, एंड थर्ड क्लाइमेट रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से रिलेटेड जो भी डील की गई उसकी बात करेंगे। तो पहला हम लोग देखते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसमें क्या हुआ कि इंडिया जो है 97% EU से जो भी प्रोडक्ट इंपोर्ट होता है इंडिया में उस पर टैरिफ रिडक्शन करेगा। फॉर एग्जांपल कार, जिस पे पहले 110% टैक्स लग रहा था, उसे विद इन 5 ईयर 10% तक रिड्यूस कर दिया जाएगा। और भी जैसे हैं वाइन, स्पिरिट्स, मशीनरी एक्सेट्रा, जिस पे टैक्स रिडक्शन ऑलमोस्ट 0 कर दिया जाएगा। इसके बदले में EU क्या करेगा? EU इंडिया के 99% इम्पोर्ट पे टैक्स रिडक्शन करेगा, जिससे इंडिया का लेबर इंटेंसिव सेक्टर लाइक टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी ये काफ़ी फ़ायदे में रहेंगे। एज भी नो कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, तो ऐसे सेक्टर का ग्रो करना इंडिया के लिए भी बहुत ज़रूरी है। सेकेंड थिंग क्या होगा? प्रोफेशनल मोबिलिटी एंड सर्विसेज। इंडिया के जो प्रोफेशनल हैं जैसे IT सेक्टर के हैं, डॉक्टर्स हैं, इन सब की मोबिलिटी ईजी होगी EU कंट्रीज़ में, जिससे ये EU में जाके यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ में जाके काम कर पाएंगे। तो एक बेहतर रिलेशन भी बनेगा, पीपल टू पीपल टाइज इंप्रूव होंगे और ये इंडिया के लिए बेनिफिशियल है। सेकेंड, वीज़ा का इशू आसान रहेगा। थर्ड थिंग है सर्विसेज। इंडिया EU के फाइनेंशियल और मैरीटाइम सर्विसेज का बेनिफिट ले पाएगा, तो ये इंडिया के लिए एक अच्छा ट्रेड डील रहा। अब अगर EU के नज़रिए से देखें तो EU को एक मार्केट मिलता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा। इंडिया की पॉपुलेशन जो है 1.4 बिलियन है अकॉर्डिंग टू UN पॉपुलेशन रिपोर्ट। अगर इस ट्रेड डील की बात करें हम लोग तो इसमें करीब 2 बिलियन पॉपुलेशन कवर होती है एंड 25% ऑफ ग्लोबल GDP इस ट्रेड डील में इन्वॉल्व होगा। अब सेकेंड थिंग देखते हैं सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ये क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन किया गया। तो इसमें क्या होगा कि इंडिया और EU जो है वो को प्रोडक्शन करेंगे एक साथ मिलिट्री वेपन्स का। इससे होगा क्या? इंडिया को एडवांस टेक्नोलॉजी मिलेगी कहीं ना कहीं और फंडिंग मिलेगी EU से। इसमें क्या है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड बातें की गई। सेकेंड थिंग और भी है कि इंडिया और EU एक साथ मिलकर को प्रोडक्शन करेंगे मिलिट्री वेपन्स का, जिससे दोनों की कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ जो है वो इम्प्रूव होगी। अब ऐसा क्यों करना पड़ रहा है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। वो ही एक रीज़न है कि व्हाई नाउ, उसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ये अभी क्यों साइन हो रहा है। थर्ड थिंग हमारा है कि क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन जो है हमको कहीं ना कहीं सेंसिटिव जो इंटेलिजेंस है उसका आदान प्रदान होगा। इसके लिए जो है अभी निगोशिएशन चल रहा है सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट पे। अगर ऐसा पॉसिबल ये एग्रीमेंट कंक्लूड हो जाता है तो सिक्योरिटी जो सेंसिटिव इंटेलिजेंस है वो सिक्योरिटी पर्पज से एक दूसरे के साथ साझा की जाएंगी। इंडो पैसिफिक में भी दोनों इंडिया और EU ने शेयर्ड कमिटमेंट किए हैं कि फ्री, ओपन एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक होना चाहिए, तो जिसमें इंडिया को कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटजिक पार्टनर मिल रहा है जो कहीं ना कहीं रीजनल पावर को बैलेंस करने में इंडिया की मदद करेगा। थर्ड थिंग क्लाइमेट एंड टेक्नोलॉजी है, जिसमें EU इंडिया को के ग्रीन ट्रांजिशन में मदद करेगा। EU ने प्लेज लिया है कि वो 500 मिलियन यूरो की मदद करेगा इंडिया को, इंडिया की जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन का टारगेट है उसको अचीव करने में। एज वी नो 45% रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन 2030 ये इंडिया का टारगेट है और नेट जीरो का टारगेट है 2070। सेकेंड थिंग क्या हुआ कि न्यू ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स इस्टेब्लिश किए गए, तो ये कहीं ना कहीं इंडिया के ग्रीन ट्रांजिशन में मदद करेंगे। अच्छा, इस चीज़ को अगर हम लोग लिंक करते हैं कार्बन बॉर्डर
एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो है, जो कि ईयू ने बोला है कि वो कार्बन टैक्स लगाएगा जो भी इंपोर्ट होगा उसकी कंट्री में, यूरोपियन यूनियन ने बोला है। तो कहीं ना कहीं ये इंडिया को उस चीज़ को मैनेज करने में भी मदद करेगा, जो ईयू ग्रीन ट्रांजिशन में इंडिया की मदद करेगा। अब इंडिया ने CBAM पे क्या बात की, उस थोड़ा सा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया ने बोला कि ठीक है, अभी आप मेरे ऊपर कोई मुझे रियायत नहीं दे रहे हो, इट्स ओके, बट अगर फ्यूचर में किसी कंट्री के साथ आप टैक्स रिडक्शन करते हो तो वो ऑटोमेटिकली इंडिया पे लागू होगा। फॉर एग्जांपल, अगर फ्यूचर में US EU का ट्रेड डील होता है जिस पे EU जो है वो कार्बन टैक्स में रिडक्शन करता है US द्वारा इंपोर्टेड प्रोडक्ट पे, तो वो ऑटोमेटिकली इंडिया पे अप्लाई होगा। सेकेंड थिंग क्या हो, म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ कार्बन प्राइसिंग। इसमें ये है कि पहले EU जो है इंडिया में जो कार्बन टैक्स लगाया जाता था उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता था, बट इस डील में क्या ये प्रोविज़न किया गया कि EU जो है, यूरोपियन यूनियन, इंडिया के जो डोमेस्टिक लॉज हैं उनको रिकॉग्नाइज करेगा। फॉर एग्जांपल, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम जो है उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है कि अगर जितना टैक्स इंडिया में कार्बन उत्सर्जन पे दिया गया है उसको कहीं ना कहीं EU जो है रिड्यूस करेगा, डिडक्ट करेगा फाइनल कार्बन टैक्स में से। थर्ड थिंग था, पहले ये था कि EU का ही कोई ऑडिटर ये वेरीफाई करेगा कि कितना उत्सर्जन एमिशन जो है किसी कंपनी ने किया है, बट नाउ यूरोपियन यूनियन हैज़ एक्सेप्टेड दिस दैट इंडियन डोमेस्टिक वेरीफायर ऑडिटर कैन आल्सो वेरीफाई इट, तो उसको रिकॉग्नाइज कर लिया है EU ने। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये एग्रीमेंट अभी क्यों हुआ, इसके पहले क्यों नहीं। तो उसमें सबसे बड़ा रीज़न जो आता है, अगर एक लाइन में कहें, जियो पोलिटिकल नेसेसिटी ओवर राइडिंग इकोनॉमिक हेजिटेशन, एंड दिस इज अ डिफेंसिव मैनूवर टू सर्वाइव अ फ्रेगमेंटिंग वर्ल्ड ऑर्डर। तो इसका पहला रीज़न अगर देखें, जो ये ट्रेड डील अभी साइन हुआ उसका पहला रीज़न ये है ट्रम्प फैक्टर। ट्रम्प के आते ही US ने जो है प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी अपनाना शुरू किया। इसमें US ने क्या किया, इसमें US ने 50% टैरिफ लगाया इंडिया पे, और यूरोपियन कंट्रीज़ को भी धमकी दी कि आप पे भी टैक्स लगाएंगे अगर आप हमारे हिसाब से नहीं वर्क करेंगे। फिर नाटो से अलग होने की बात किया US ने, फिर ग्रीनलैंड को हड़पने की बात की। तो इन सब से कहीं ना कहीं जो यूरोपियन यूनियन था उसका ट्रस्ट US पे डिक्लाइन हुआ है, और जिसकी वजह से US आज के टाइम पे उनके लिए बहुत ज़्यादा क्रेडिबल और रिलायबल नहीं रहा, तो वो सोलली US पे रिलाई नहीं कर सकते। तो एक फैक्टर ये है जिसकी वजह से उन्होंने एक नया मार्केट ढूंढना स्टार्ट किया। सेकेंड थिंग था कि डी रिस्किंग फ्रॉम चाइना। यूरोपियन यूनियन जानता है कि जो चाइना है वो भी कहीं ना कहीं ट्रेड को एज अ वेपन यूज करता है, तो आज नहीं तो कल वो भी टैरिफ, सप्लाई चेन रेजिलियंस, सप्लाई चेन को रोक के, जैसे अभी चाइना ने रेयर अर्थ मटेरियल का एक्सपोर्ट बैन बंद कर दिया था, तो कहीं ना कहीं चाइना से भी उनको डर है कि ये भी जो है ट्रेड को एज अ वेपन यूज कर सकता है। तो वो चाहते हैं चाइना +1 स्ट्रेटजी फॉलो करना, वो सोलली चाइना पे भी रिलाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए उन्हें एक रिलायबल पार्टनर चाहिए, और ऐसी कंडीशन में इंडिया जो है एक बेहतर अल्टरनेटिव है चाइना का, अगर मार्केट के तौर पे देखा जाए और स्केल के तौर पे देखा जाए। तो उन्होंने इस वजह से भी ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। इंडिया के अगर नज़रिए से देखें तो इंडिया को भी एक मार्केट की ज़रूरत है, वो भी चाइना पे टोटली रिलाई नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया और चाइना के रिलेशन बहुत अच्छे हैं नहीं। बॉर्डर इशूज चल रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में डोकलाम गलवान जो भी इंसिडेंट हुए वो तो हुए ही। तो इंडिया को भी एक दूसरा मार्केट चाहिए, तो इंडिया भी चाइना +1 स्ट्रेटजी फॉलो करना चाह रहा है, तो दोनों के कहीं ना कहीं स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट अलाइन हुए। एक रीज़न ये है। थर्ड थिंग हमारा है सिक्योरिटी कन्वर्जेंस। अगर हम लोग बात करें यूरोपियन यूनियन की, तो यूक्रेन रसिया वॉर की वजह से यूरोपियन यूनियन के जो स्टॉक पाइल थे वेपन्स के वो डिप्लीट हुए हैं। अभी उनको फिर से प्रोडक्शन करना है, और इंडिया अगर देखा जाए सोर्सिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए बेस्ट अल्टरनेटिव था यूरोपियन यूनियन के लिए।
तो इसलिए उन्होंने को प्रोडक्शन की बात की है इंडिया के साथ। तो इंडिया और ईयू यूरोपियन यूनियन मिलिट्री वेपन्स का को प्रोडक्शन करेंगे साथ में, और स्ट्रेटजिक एंड डिफेंस पार्टनरशिप साइन डील हुई है, जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया पहले। तो ये भी एक रीज़न है। फोर्थ रीज़न था स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अगर यूएस और चाइना का कोल्ड वॉर होता है तो दोनों ही लोग नहीं चाहेंगे कि उन्हें किसी का साइड लेना पड़े, बट ये एज वी नो कि यूएस एंड चाइना बोथ आर सुपर पावर। चाइना इकोनॉमिक सुपर पावर और यूएस तो सुपर पावर है ही। तो ऐसी कंट्रीज़ को इग्नोर करना डायरेक्टली कहीं ना कहीं, अगर उन पर बहुत ज़्यादा रिलायंस है तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इनको एक ऐसा बेहतर ऑप्शन चाहिए था जिससे ये लोग कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को फॉलो कर पाएँ, इतना उनके पास रूम हो। तो ये जो डील हुई है ये इनफ स्पेस देता है इंडिया और ईयू को कि अगर जो इंडिया यूएस और चाइना के बीच कोल्ड वॉर होता है तो वो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी फॉलो कर पाएँ। और ये इंडिया के मल्टी एलिमेंट अप्रोच की सक्सेस को भी दिखाता है, क्योंकि इंडिया ने यूरोपियन प्रेशर के बाद भी रसिया से ऑयल इंपोर्ट करना बंद नहीं किया, और फिर भी ये ट्रेड डील, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है। तो ये इंडिया की सक्सेस को भी दिखाता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि क्या क्या प्रोविज़न थे इस इंडिया ईयू, मेजर प्रोविज़न क्या थे और उससे क्या बेनिफिट होने वाले हैं, और ये ट्रेड डील अभी क्यों साइन हुई है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इस ट्रेड डील का आम आदमी पे और लोकल बिजनेसेस जो हैं इंडिया में, या फिर बहुत बड़े बिजनेसेस जो हैं, उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ये कितना बेनिफिशियल होगा और कितना नुकसान का सौदा होगा, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।